नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत दिनों से एक टास्क था मेरे पास जो मुझे स्टार्ट करना था, बट कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी और स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फाइनली सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस इंडिया के सारे कॉलेजेस की जो 3 ईयर और 5 ईयर का जो कोर्स है लॉ का, उसको लेके एक छोटा सा मॉड्यूल आपको सामने ला रही है। क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ये, इसमें क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा। उस आंसर को मैं आपको डायग्राम बेस पे बताऊंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी और आप उसको अच्छे से समझ के और अपना एग्जाम बढ़िया सा लिख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपकृत्य विधि, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्क। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। जब भी आप कभी भी अपने एग्जाम की बात करते हैं LLB की, 3 ईयर LLB 5 ईयर LLB, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है टॉर्ट, जिसको बोलते हैं अपकृत्य विधि, और ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है। आप सब जब इसको पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। इंग्लैंड से आया था ये, इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। कैसा लॉ है ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। तो जिस टॉर्ट की मैं आपके सामने बात कर रही हूँ वो टॉर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है। ये अनकोडिफाइड क्या होता है और ये कोडिफाई क्या होता है, इसको बोलते हैं असंहिताबद्ध, असंहिताबद्ध है ना, और इसे बोलते हैं संहिताबद्ध। तो आखिर ये होता क्या है संहिता असंहिताबद्ध? कोडिफाइड लॉ वो होते हैं जिसमें सेक्शंस और आर्टिकल्स होते हैं, है ना, और अनकोडिफाइड जो पैराग्राफ वाइज होता है जिसमें सेक्शंस और आर्टिकल्स नहीं होते हैं। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है टॉर्ट, ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, ठीक है। इसको जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे केस लॉज है, बहुत सारे केस लॉज है, और आपके मन में आता है इतने सारे केसेस लिखने हैं क्या हमें, या इतने सारे केसेस हमें नहीं लिखने हैं। केसेस लिखने तो क्या हमें ईयर भी लिखना होगा साथ में, या हमें ईयर साथ में नहीं लिखना होगा? इन सब पे हम डिस्कस भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे तो बड़े होशियार होते हैं, खुद से केस बना देते हैं, तो उन सबको भी लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलते हम अपने टॉर्ट की तरफ। तो टॉर्ट जो है वो किसकी बात करता है? ऑफेंस की। तो ऑफेंस तो आईपीसी में दे रखा है, फिर टॉर्ट क्यों? तो जो आप टॉर्ट पढ़ते हैं तो उसका सेकेंडरी स्टेज होता है, उसका आईपीसी होता है। तो टॉर्ट में आप लोगों का लीगल राइट को डैमेज होता है। किसका होता है? लीगल राइट। यानी जहां पे लीगल राइट का डैमेज होगा वहीं पर टॉर्ट में रेमेडी मिलेगी, अन्यथा रेमेडी नहीं मिलेगी। जहां लीगल राइट का डैमेज होगा तो रेमेडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो टॉर्ट हमारे लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए है। तो राइट्स कितने हो गए? 2 तरह के। एक है हमारा फंडामेंटल राइट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक हमारा लीगल राइट जो आपके टॉर्ट में है, जो कि सीपीसी में भी बताया जाता है, ठीक है बेटा। और एक हमारे ह्यूमन राइट्स, एक हमारे ह्यूमन राइट्स है जो हमें इंटरनेशनल लेवल से प्रोवाइड होते हैं। ये आप लोगों का इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो बिहार में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट एंड लीगल राइट। लीगल राइट डैमेज होता तो टॉर्ट प्लस सीपीसी, फंडामेंटल राइट डैमेज होता तो सारे के सारे लॉ, स्पेशली आईपीसी, सीआरपीसी, कोई चोरी करता है तो लग जाए। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लेवल पर जब आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं वहाँ किसी तरह का कोई हनन होता है, या जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट साइलेंट है वहाँ पर ये काम आते हैं, है ना, वहीं से एक टॉर्ट निकल के आता है। तो टॉर्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। जब टॉर्ट में आप देखेंगे चीजें तो आपको मिलती जुलती दिखेगी आईपीसी से। फिर डिफरेंस क्या रहा दोनों में? तो मेन डिफरेंस है आईपीसी आपको पनिशमेंट देती है, तो वहीं पर टॉर्ट जो है आपको कंपनसेशन दिलाता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? कंपनसेशन। व्हाट इज अ कंपनसेशन? इज अ मनी। जबकि आईपीसी देती फाइन। क्या देती है? फाइन, यानी जुर्माना। तो आईपीसी आपको जुर्माना देती है और टॉर्ट आपको कंपनसेशन देती है। जो फाइन होता है वो बहुत कम मात्रा होता है, कंपनसेशन जो है एक्चुअल में आपको जो डैमेज हुआ है उस डैमेज के लिए प्रोवाइड कराती है, उस डैमेज के लिए आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये चर्चा करते हैं आज हम टॉर्ट के बारे में। टॉर्ट आखिर है क्या, और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं अपन टॉर्ट के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं टॉर्ट के पास। तो टॉर्ट लॉ बोला जाता है, प्रत्यय विधि है ये आपकी। और टॉर्ट जो है वो लैटिन शब्द है उसका टॉर्टम, जो बात करता है तोड़ मरोड़ के किसी चीज के बारे में, या जो अनलॉफुल होता है। आप जो चीज थी उसको पूरा खराब कर देते हो, जिसको खराब करने का आपका अधिकार नहीं होता है, और वो एक तरह से ऑफेंस का रूप ले लेता है। पर ऑफेंस कैसा? आईपीसी से अदर देन, जो आईपीसी में नहीं है, जो आईपीसी में भी है, लेकिन यहाँ आके आपको क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट। एक बात बताओ, एक लड़का था, वो आपका मोबाइल लेके भाग गया, वापस मिला तो उसने कहा मैंने तो मोबाइल बेच दिया,
या मैंने मोबाइल को तोड़ दिया, मैंने मोबाइल को तोड़ दिया, बेच दे छोड़ो, तोड़ दिया, बोले क्या था, हम टूटे मोबाइल का क्या करेंगे, और उसके बदले में उसको सजा दे दी 3 साल की कि साहब इसने चोरी की, उसको 3 साल की सजा हो गई, मेरा मोबाइल तो गया, मुझे क्या मिला। मेरा बेटा बोलता है धनुष मैं क्या करूं, अभी छोटा है ना 1.5 साल का, मैं क्या करूं, ऐसे चिल्लाता रहता है ना। तो मुझे क्या मिला, कुछ नहीं। टॉट कहता भैया तुम्हारा डैमेज हुआ, इसको कंपनसेशन दो, पैसे दो, इसका हर्जाना भरो। तो टॉट हमें बेनिफिट देता है, हमें हमारा कंपनसेशन देता है। आईपीसी जस्ट उसको पनिशमेंट दे देती है जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता है। हालांकि आईपीसी के अंदर सीआरपीसी के एक सेक्शन है बेटा, सीआरपीसी 357, वो कहता है कि आपका जो फाइन होगा वो कंपनसेशन में यूज किया जाएगा। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चोरी के लिए कंसिडर करता है 10,000 का पनिशमेंट है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थेफ्ट के लिए 3 years की पनिशमेंट और 10,000 का फाइन दे सकता है। क्या 10,000 में आपका मोबाइल आ जाएगा क्या? आपका तो था OnePlus या आईफोन था, तो ये फाइन बहुत नॉमिनल होता है जो काम नहीं आता है, और टॉट आपको पूरा दिलाती है। ठीक है, तो ये साइड में आपको समझाने के लिए बताया कि टॉट के साथ एक आईपीसी भी है, वो भी इसी की नेचर की होती है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। फिर लेटेंस ऑफ द टॉट टर्म, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि तोड़ मरोड़ के। फिर आप एग्जाम में इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, टॉट क्या होता है, टॉट के बारे में आपने बताया। फिर आप अगला टॉपिक लिखेंगे डेफिनेशन क्लोज। जब डेफिनेशन लिखनी तब बताना है सामंट की डेफिनेशन क्या थी, विनफील्ड ने टॉट के बारे में क्या कहा, फ्रेजर ने टॉट के बारे में क्या कहा, और लिमिटेशन एक्ट में टॉट की परिभाषा दी गई है। तो अब एग्जाम में आपको लगेगा कितनी डेफिनेशन लिखूं, सफिशिएंट है 4। अब बढ़िया लिखो। तो स्टार्टिंग पैराग्राफ में आपने टॉट टॉटम के बारे में उसकी मीनिंग आपने समझा दी, क्या क्या है, 2-4 लाइन में आपने समझा दी। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर कि आप डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन अपने आप में सफिशिएंट है। 4 डेफिनेशन ही आपको एग्जाम में लिखनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी है। पहली डेफिनेशन आता है सामंट। सामंट कहता है टॉट इज ए सिविल रॉन्ग। टॉट एक सिविल अपकार है। सिविल रॉन्ग यानी आपके लीगल राइट को डैमेज करता है। तो लिख लीजिए, सामंट के अकॉर्डिंग टॉट इज ए सिविल रॉन्ग है, जो एक आपके पास सिविल अपकार है, और जिसके लिए आपको क्या मिलेगी, रेमेडी। सिविल रॉन्ग होने पे आपको क्या मिलती है, रेमेडी। रेमेडी में क्या देते हैं, कंपनसेशन। ये कंपनसेशन कैसा होता है, अनलिक्विडेटेड। कैसा होता है, अनलिक्विडेटेड, अनिर्धारित, अकॉर्डिंग टू कोर्ट। ये लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड 2 वर्ड हैं, एक होता है अनलिक्विडेटेड, एक होता है लिक्विडेटेड। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, एक होता है आपका निर्धारित, एक होता निर्धारित, एक होता अनिर्धारित। ये जो निर्धारित होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नाम सुना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, और अनलिक्विडेटेड यहाँ यानी डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन इवेंट, कि क्या ऑफेंस कमिट किया और क्या ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, क्या टॉट हुआ क्या नहीं हुआ, क्या डैमेज हुआ क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड। तो दिस इज अ सिविल रॉन्ग, और यहाँ पे आपको रेमेडी मिलती है और वो अनलिक्विडेटेड होती है। देन आता है विनफील्ड। विनफील्ड कहता है टॉट इज ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये आपकी क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य भंग है। टॉट क्या है आपका, कर्तव्य भंग है, इज योर ड्यूटी। जो राइट्स है वह ड्यूटी है, चाहे ड्यूटी है वह राइट्स है। क्या वर्ड यूज किया बेटा, देखते अपन। राइट्स, आपके राइट्स, मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, आपके राइट्स। और ये कहाँ पढ़ते हैं बेटा अपन, जूरिस्प्रूडेंस में। पढ़ी जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र में। ठीक है बेटा, ठीक वैसे ही हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 इज योर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल, क्योंकि वो जूरिस्प्रूडेंस में अनकोडिफाइड लॉ है, आर्टिकल बात करता है 12 से 35, पार्ट 3। वही कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। तो जो राइट्स है वह ड्यूटीज है। तो विनफील्ड साहब कहते हैं, तो विनफील्ड साहब कहते हैं कि टॉट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और जब ड्यूटी को ब्रीच करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो बोलते हैं ड्यूटी ब्रीच होने पर आपको बाउंड किया जाता है कि वो काम करे, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको जो डैमेजेस हुए हैं उस डैमेजेस के लिए आपको कंपनसेशन दिलाएंगे। डैमेजेस के लिए कंपनसेशन। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। जब कंपनसेशन वर्ड आता है तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगी। 3 वर्ड लिखिए। फर्स्ट इज कंपनसेशन, सेकंड इज रिलीफ, थर्ड इज डैमेजेस।
हिंदी वाले प्रतिकर, दूसरा अनुतोष और तीसरा नुकसानी, तीसरा नुकसानी। ठीक है, एक होता है इंजरी, क्षति होना, अभी क्षति इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनसेशन, जितना आपको नुकसान हुआ उतना देना, जितना आपका नुकसान हुआ वो देना। ये कंपनसेशन कहाँ पढ़ते अपन? सीपीसी में भी और सीआरपीसी में भी, सिविल कॉन्ट्रैक्ट सब में। तो इसको मेरी भाषा में मैं आपको सिंपल कह देती हूँ, कंपनसेशन वर्ड जो है आपको दोनों जगह मिलेगा। मेन तो ये मिलता है आपको सिविल मैटर में, सिविल में। सिविल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, एक टीपी एक्ट होता है, वहाँ से सीपीसी आता है, वहाँ पे एसआरए आते हैं, बहुत सारे कानून हैं। जो सीपीसी है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करता है, जो एसआरए हैं वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो चीज़ आपकी वो आपको दिलानी होती है। कॉन्ट्रैक्ट में अपन दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते, ब्रीच करते तो जाते हैं कंपनसेशन लेने। टीपी में मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसमें कोई गड़बड़ हुई तो आप कंपनसेशन लेना था, तो ये सब में कंपनसेशन देते हैं। तो कंपनसेशन जो वर्ड है वो एग्जैक्टली सिविल के लिए है। बट सीआरपीसी 1973 पूरा नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें भी हमें कंपनसेशन मिलता है। इसमें भी एक सेक्शन बना हुआ है 357। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड 1860। वहाँ पे जब एसिड अटैक होता है तब भी हम आपको कंपनसेशन दिलाते हैं। आईपीसी 326A और बी। आईपीसी में जब गैंग रेप होता है, उसकी बॉडी को पूरा हार्म कर देते हैं, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था, तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने पड़ते ना, तो वहाँ पर भी होता है आपके पास 376D, DA और DB। तो आप धीरे धीरे इनको सीखेंगे बेटा, क्योंकि अभी देखो ये वैसे देखो इसलिए एक्स्ट्रा बताना पड़ता है कि टॉट बिहार जुडिशरी में भी है, दिल्ली जुडिशरी में भी है ना, यूपी जुडिशरी में है, तो उनके भी काम आएगा, और कॉलेज वालों के लिए है। तो ये जो चीज़ें बता रही हूँ कॉलेज वाले बच्चों, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। आपके लिए ये फोकस है, पर इनकी चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी तो सब चीज़ें आज ही खरीदनी है आपको, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी सब आज ही खरीद लेना आप। ठीक है, फिर आता रिलीफ, ये है सिविल, होल एंड सोल सिविल। जब कोर्ट में केस करते हैं, सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, जज साहब हमें रिलीफ दिलाइए, हमें अनुतोष दिलाइए, आप हमें हमारा हक दिलाइए, दैट इज कॉल्ड रिलीफ। इसको सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है बेटा एसआरए 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। और कानून कहता है जब तक आप मुझसे रिलीफ नहीं मांगेंगे मैं आपको रिलीफ नहीं दूंगा। और देन आता है डैमेजेस, जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ की लड़ाई चली और वाइफ का मोबाइल तोड़ दिया, क्रूअल्टी की, उसका फ्रिज तोड़ दिया, कूलर तोड़ दिया, टीवी तोड़ दी, तो वो क्या कहेगी, सर मुझे मेरा डैमेजेस दिलाइए, मेरा जो नुकसान हो मुझे दिलाइए। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पढ़ते हैं। वही डैमेजेस टॉर्ट में भी हैं। अगर आप किसी का कोई चीज़ तोड़ोगे पोड़ोगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। ठीक है, चलिए। तो विनफील्ड ने कहा कि ये क्या है आपका ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, कंपनसेशन दिलाएंगे, अनलिक्विडेट मिलेगा, लिक्विडेट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। देन फ्रेजर कहता है राइट इन रेम। एक होता है बेटा राइट इन रेम, एक होता है राइट इन पर्सोना। यहाँ पे राइट इन रेम है बेटा, एक होता है राइट इन पर्सोना। जब रेम का मतलब पूरे सब लोगों के अगेंस्ट, इसको बोलते हैं लोक लक्ष्य अधिरेखा का नुकसान, और राइट इन पर्सोना व्यक्तिगत पर्सनली किसी को डैमेज करना। तो फ्रेजर कहता है कि अपकृत्य प्राइवेट व्यक्ति के लोक लक्ष्य अधिकारों का प्रतिकर है। क्या कहा कि ये वैसे तो टॉर्ट प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट है, लेकिन वो प्राइवेट पर्सन के पब्लिक राइट का डैमेज करता है। लेकिन फ्रेजर कहता है प्राइवेट पर्सन के पब्लिक राइट्स को डैमेज करता है, और वो पब्लिक राइट को जब डैमेज करता है तो उसे हम यहाँ पे कंपनसेशन दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे बेटा, यहाँ पे हम कंपनसेशन उसको दिलाएंगे। तो आता है कि वो राइट इन रेम के राइट्स को जब डैमेज करता है तो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा वर्ड है राइट इन पर्सोना, ये भी हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बेटा राइट इन पर्सोना? एसआरए 1963 के सेक्शन नंबर 35 में। तो जुडिशरी वालों एसआरए के 1963 सेक्शन 35 जो आपके डिक्लेरेटिव होती है, डिक्लेरेशन कराता है आप डिग्री के लिए, तो वहाँ पे राइट इन पर्सोना भी आता है जो पर्सनली किसी के लिए बात करता है। देन आता है टोट, एक अनकोडिफाइड लॉ है। टोट एक अनकोडिफाइड लॉ है,
बट टॉर्ट की एक्चुअल में डेफिनेशन कहाँ दी गई है? लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M में, लिमिटेशन एक्ट 2M, यस, अगर आपके पास लिमिटेशन एक्ट ऑफ डायरेक्टर तो निकालिए, वहाँ पे 2M में टॉर्ट की परिभाषा दी गई। उन्होंने कहा टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो नॉट ओनली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट ओनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये उससे भी बड़ा है। यानी जहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीमित हो जाता है, जहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सीमित हो जाता है, और उसके अलावा जितने भी आपकी ब्रीच है वो सब टॉर्ट में आ जाएंगे, और टॉर्ट आपको कंपनसेशन दिला देगा। टॉर्ट के थ्रू आप केस कर लीजिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे। तो बोला उसमें जो जो चीजें उन्होंने दी वो तो है ही है, उसके अलावा उसमें जो कुछ नहीं दिया गया है वो भी सब इसमें शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉर्ट क्या है उसके बारे में बताया, ठीक है। टॉर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट का लैटिन अर्थ क्या है, फिर टॉर्ट की 3-4 डेफिनेशन बता दी, सामंड की, विनफील्ड की, फिर फ्रेजर की, और ये तो एग्जाम में सवाल लिखोगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे अपन, ठीक है। ये आपके साइड वाली बात है जो मैंने बताई, ये भी आपके साइड की बात है। देन आता आपके पास, अब थोड़ा सा टॉपिक चलेंगे टॉर्ट की हिस्ट्री। तो सबसे पहले टॉर्ट का बैकग्राउंड क्या था वो बताया, टॉर्ट की डेफिनेशंस क्लोज क्या थी वो बताइए अपन ने। अब आता है टॉर्ट की हिस्ट्री क्या है। ये आया था इंग्लैंड से, फिर इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि पहले हमारे पास आईपीसी नहीं थी, उससे पहले की बात करता है। तो धीरे धीरे इंडिया में भी छोटे मोटे ऑफेंस तो कमिट हो ही रहे थे, तो उन्होंने इसको फॉलो करते हुए अपने इंडिया में लोगों को कंपनसेशन दिलाना शुरू किया, ठीक है। फिर बोला केवल कंपनसेशन से कुछ नहीं होगा, हमें लोगों को सजा भी तो दिलानी पड़ेगी, केवल कंपनसेशन से कुछ नहीं होगा, हमें सजा भी तो दिलानी पड़ेगी। तब फिर आईपीसी आ गई। अब हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। व्हाट इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, व्हाट इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसने किया? सामंड ने किया। पहले तो पता होना चाहिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसका है, सामंड का। प्री के एग्जाम में जो देते ना जुडिशरी वाले, वो सामंड की बात होती है। और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो विनफील्ड है, विनफील्ड। तो सामंड कहता है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आते हैं सिर्फ वही हमारे ऑफेंसेस है। क्या कहता है सामंड? जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आते हैं वो हमारे ऑफेंसेस है। अर्थात सामंड कहता है कि जो भी एक्ट कमिट हुआ है यदि वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफाइन है तो ही कंपनसेशन मिलेगा। लिखिए, सामंड कहता है कि जो भी आपका डैमेज हुआ है यदि वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफाइन है, जो आपका डैमेज हुआ है, तो ही हम आपको कंपनसेशन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जबकि विनफील्ड कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो आपके लीगल राइट का डैमेज करता है उन सब के लिए कंपनसेशन मिलेगा, शर्त वो लीगल राइट होना चाहिए। आईपीसी भी यही कहती है कि जो मेरा आईपीसी में डिफाइन है उनके लिए पनिशमेंट दूंगा, यानी वो सामंड की बात करती है कि जो उस बुक में लिखा वो देंगे। जब निर्भया कांड हुआ था तो जिस तरह से वहां पे रेप हुआ ऐसी डेफिनेशन तो कहीं नहीं लिखी थी, फिर उसके लिए सजा थी नहीं, लिखा ही नहीं था, फिर बाद में अमेंडमेंट हुआ। तो सामंड कहता है कि भैया जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मतलब जो चीजें हमारे पास डिफाइन है अगर उनका अगर वायलेशन करते हैं तो हम आपको कंपनसेशन दिलाएंगे, केस सुनेंगे। विनफील्ड ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जितनी भी चीजें लीगल राइट से अगर टकराती है, लीगल राइट को डैमेज करती है, इसका वायलेशन करती हैं, तो हम उसके लिए पनिशमेंट देंगे और उसके लिए कंपनसेशन दिलाएंगे, बराबर पेनल्टी देंगे, कंपनसेशन दिलाएंगे। तो फिर बड़ा कौन हो गया हमारा? विनफील्ड, क्योंकि वो हर चीज को कवर कर रहा है। फिर आता अपने पास कपोत खाने का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजन होल। हम जब नए नए कॉलेज में आए थे बोला अरे कबूतरों का खाना भी होता है क्या, हमें तो पता ही नहीं ये कौन सा होता है। फिर समझ में आया कि कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस में सारे टॉर्ट्स के बारे में बताया होता है। दैट इज द कॉल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजन होल। किसका है? जो बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, जिनके प्री में अगर किसी का आता है किसी भी एग्जाम में तो पूछ सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजन होल किसका है। ये सामंड ने प्रिस्क्राइब किया। और सामंड कहता है कि प्रिजन होल का रूल का मतलब होता है कि जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस के हमने कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं। ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस है वो हमारे लिए एक प्रिजन हॉल की तरह है, और उसमें हमने टॉट रख रखे कि ये ऑफेंस, ये ऑफेंस, ये ऑफेंस, ये सजा, ये सजा, ये सजा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये दिस दिस दिस। अब आता विनफील्ड। विनफील्ड के लॉ ऑफ टॉट को कहाँ पे सपोर्ट मिला? लीगल राइट। आप सबने सुन रखा होगा एससीबी वर्सेस वाइट। आपको वोट देने का अधिकार है, और कोई अगर आपको वोट देने से रोक देता है, कोई अगर आपको वोट देने से रोक देता है तो आपका लीगल राइट डैमेज होता है और आप उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो विनफील्ड के इस लॉ ऑफ टॉर्ट को सपोर्ट किया था एससीबी वर्सेस वाइट। बहुत ही फेमस केस है, ईयर लिख दीजिए 1703। 1703। अब सवाल आया कि मैडम एग्जाम में केस के साथ ईयर लिखना होता है क्या? देखिए, अगर आप इसको ऐसे याद करो एससीबी वर्सेस वाइट 1703 तो खुद ही याद हो जाएगा। याद है तो लिख दो, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लीडिंग जजमेंट होते हैं वो सबको पता होते हैं, जो चेक करनल टीचर होगा उसको पता होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा बताया टॉट क्या है, कहाँ से आया, टॉटम क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन क्लोज बता दिया, डेफिनेशन क्लोज में क्या क्या है, फिर अपन ने बता दिया सामान क्या क्या कहता है, लॉ ऑफ टॉट क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री बताई, इंग्लैंड से आया था, इंडिया ने कैसे अडॉप्ट किया, फिर लॉ ऑफ टॉट क्या है, लॉ ऑफ टॉट्स क्या है, फिर सामान ने इसको प्रिजन हॉल का बताया तो प्रिजन हॉल के बारे में क्या है, ऐसे करके लिखे, बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे, आप ट्राई करना लिख के, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉट, अपकृति की विशेषता क्या है। पहला आता है यहाँ पे लीगल राइट का जब वॉयलेशन होता है उसके लिए काम करता है, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 1, जिसके भी लीगल राइट का वॉयलेशन होगा टॉट उनकी मदद करेगा, उनके लिए सूट इंस्टीट्यूट होने पर कंपनसेशन दिलाएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड आता है, बताया था राइट इन रेम, जो भी राइट इन रेम लोक लक्षी अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उनके लिए यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा, मतलब जिसके भी लोक लक्षी अधिकारों का राइट इन रेम का जिनका भी वॉयलेशन होगा उनको यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। तो पहला लीगल राइट, दूसरा वॉयलेशन ऑफ राइट इन रेम, और थर्ड वन कहता है अनलिक्विडेड डैमेजेस। ये कोर्ट का डिस्कशन पार है, अकॉर्डिंग टू इवेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस डिसाइड होगा कि क्या ऑफेंस कमिट हुआ, क्या ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, क्या एक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ओमिशन हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना उसको नुकसान हुआ, कितना नहीं, ये सब देखते हुए डिसाइड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनलिक्विडेड डैमेजेस। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिक्विडेटेड होता है, आपने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कितना नुकसान हुआ निकाल के दे दिया, फिक्स है, इतना नुकसान हुआ देना ही पड़ेगा, या तो फिक्स नहीं है कितना होगा, तो जितना होगा उस हिसाब से तय करेंगे। फिर आता है इसका ऑब्जेक्ट, तो पहले अपन ने डिफाइन बताया क्या है थोड़ा सा, फिर उसकी डेफिनेशंस बताई, फिर लॉ ऑफ टॉट, टॉट सामान काला बताया, वो बताते बताते हम आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आके तो हमने देखा कि विशेषता क्या है और देन इसका ऑब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्ट कहता है इसका कि आपको कंपनसेशन मिले, इंजरी क्षतिपूर्ति, यानी हम आपको यहाँ पे क्या देंगे, डैमेजेस देंगे। इस क्षतिपूर्ति जो शब्द है ना बेटा, इसको कई बार आप देखोगे कहीं जगह क्षतिपूर्ति वर्ड आएगा, कहीं जगह इसका डैमेजेस वर्ड यूज होगा, तो कई बार इससे कंपनसेशन होगा। तो कुल मिला के आपको जो नुकसान हुआ है वो नुकसान आपको यहाँ दिलाया जाएगा। तो पहला, जिस पर्सन को भी इंजरी हुई है, जिस पर्सन का भी डैमेज हुआ है वो यहाँ पे क्षतिपूर्ति की जाएगी, और जिसने टॉर्ट किया है यानी जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसको यहाँ पे दोबारा उस टॉर्ट को कमिट करने से रोका जाएगा। तो एक तो हम आपको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे और दूसरा उसी ऑफेंस को दोबारा करने से रोका जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आगे चलेंगे, टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सेम वही होंगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नंबर 1 कहता है यहाँ पे क्या आता है, पहली शर्त रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन होना चाहिए। जब आपका रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन होगा तब टॉर्ट आपका अप्लाई करेगा, और ये रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन हम और भी कई जगह पढ़ते हैं, आईपीसी के सेक्शन नंबर 32 में पढ़ते हैं। इसी एक्ट और ओमिशन की हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 3 पढ़ते हैं, बात पूरा रॉन्गफुल वर्ड नहीं आएगा बेटा, ठीक है, सेक्शन 3 पढ़ते हैं, और सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2N पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे सीखेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के कोरिलेट दिखेगी, अच्छा ये यहाँ पर भी है, अच्छा ये यहाँ पर भी है, अच्छा यहाँ पर भी होता है, तो आपको बहुत सारा देखने को मिलेगी। सेकेंड आता है लीगल इंजरी होनी चाहिए, जहाँ आपको विधिक क्षति होगी वहीं पे टॉर्ट लागू होगा। जहाँ पे लीगल इंजरी नहीं, इंजरी तो हुई पर लीगल नहीं है, इंजरी तो हुई पर लीगल नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे इंजुरियर साइन, डेमिनेंट साइन, इंजुरियर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। और देन रेमेडी, आपको टॉर्ट का आवश्यक तत्व क्या है, ये रेमेडी के लिए आया, और रेमेडी कैसी है, अनलिक्विडेड डैमेजेस, क्या है, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति है। तो आपने इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बता दिए, और देन आता है डिफरेंस बिटवीन दिस। यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या, मतलब टॉर्ट और ऑफेंस में अंतर, टॉर्ट और ट्रस्ट में अंतर, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर। इस क्लास को हम कंटिन्यू नेक्स्ट वाले में करेंगे, क्योंकि वहाँ तक तो टॉर्ट के बारे में पूछ लिया, फिर डिफरेंसेस वाले में जैसे मोटा मोटा अंतर में बताया कि टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस है, इसमें अनलिक्विडेटेड है। टॉर्ट के अंदर पनिशमेंट है, फाइन है, जबकि यहाँ पे कंपनसेशन है। ट्रस्ट में भी लिक्विडेटेड डैमेजेस है, अनलिक्विडेटेड है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम तीनों के डिफरेंसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक मेन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है और कॉलेज वाला आपका भी क्वेश्चन बनता है। तो टॉर्ट कहाँ से आया, कैसे आया, अब इससे रिलेटेड आपके पास जो भी पासबुक है या जो भी आपके पास क्या बोलते बुक है उससे पढ़ोगे ना तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। और ये आपके कॉलेज का 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, 15 मार्क्स में भी आ जाता है, 20 मार्क्स में भी आ जाता है। तो
तो आज के लिए धन्यवाद। तो इसको आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये LLB पॉइंट ऑफ व्यू से हम शुरू कर रहे हैं। जो लोगों को लगता है मेरे पास समय नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, तो उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि बस वीडियो को देख के आप अच्छे से एग्जाम दे के आ सकते हैं। 5 ईयर लॉ वाले हैं, कॉलेज जाते हैं, कई बार कम जाते हैं, तो उनको उसके बारे में जानना है, तो ये आपको मदद करेगा। साथ ही साथ दिल्ली जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी या वो सारी जुडिशरी जिनमें टॉट आता है, उनको भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए